आज 24 नवंबर 2025 है और आज की सुर्खियों पर जब हम नजर डालते हैं राइट। तो एक अजीब सी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है जैसे भारत एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाओं में मतलब पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। राइट। हमारे सामने आज के अखबारों से कुछ क्लिपिंग्स हैं जो इसी कहानी को बयां करती हैं। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ देश में दशकों पुराने श्रम कानूनों को बदलकर एक नया आर्थिक अध्याय लिखने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हमारा तेजस विमान एक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये ये तरक्की और चुनौतियों का एक अजीब संगम है। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या रक्षा तक सीमित नहीं है। राइट। जब हम समाज की गहराइयों में झांकते हैं तो पंजाब से लेकर केरल तक युवाओं से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो परेशान करने वाली हैं। और फिर वैश्विक मंच है जहां भारत जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दे पर अपनी एक अलग आवाज बुलंद कर रहा है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके बीच के धागों को पकड़ना है। ये समझने की कोशिश करना है कि ये अलग अलग घटनाएं मिलकर भारत की कौन सी बड़ी कहानी कह रही हैं। तो चलिए इस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जो शायद भारत के करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पिछले हफ्ते से 4 नए श्रम कोड लागू हो गए हैं। इसे एक ग्रेट रीसेट कहा जा रहा है। ये लगभग 29 पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिन कानूनों को बदला गया है उनमें से ज्यादातर 1920 से 1950 के बीच बने थे। उनमें एक औपनिवेशिक सोच की झलक थी जो मालिक और मजदूर के रिश्ते को भरोसे पर नहीं बल्कि शक पर देखती थी। वो कानून आज की गिग इकोनॉमी या वर्क फ्रॉम होम वाली दुनिया के लिए तो बिल्कुल नहीं बने थे। तो मतलब मेरे जैसे किसी आम कर्मचारी के लिए इसमें नया क्या है? क्या इससे मेरी पे स्लिप या काम करने के घंटे बदल जाएंगे? इसमें कई बड़े बदलाव हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, अब हर कर्मचारी को, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित, एक न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बात जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। यानी वो लोग जो डिलीवरी एप्स या कैब सेवाओं के लिए काम करते हैं, उन्हें तो अब तक किसी भी कानून के दायरे में नहीं गिना जाता था। बिल्कुल, पहली बार इन लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उन्हें भी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा सबको अपॉइंटमेंट लेटर और पे स्लिप देना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। ये तो कर्मचारियों के नजरिए से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। कंपनियों, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों पर इसका क्या असर पड़ेगा? यहीं पर इस सुधार की असली चुनौती छुपी है। नियोक्ताओं के लिए भी चीजें आसान की गई हैं। अब कई सारे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जगह एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। लेकिन हाँ, अनुपालन की लागत बढ़ेगी, खासकर उन स्टार्टअप्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए जिन्हें अब अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। लेकिन क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? हम एक तरफ गिग इकोनॉमी को भारत के भविष्य के तौर पे देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं स्टार्टअप्स पर लागत का बोझ बढ़ा रहे हैं जो इस इकोनॉमी की रीढ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में दूसरी को जन्म दे रहे हैं? एक बहुत जरूरी सवाल है, और नीति निर्माता इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बड़ा सुधार बिना किसी दर्द के नहीं आता। विचार यह है कि थोड़े समय की मुश्किलों के बावजूद लंबे समय में एक ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित श्रम बाजार बनेगा जो विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। हाँ, ये जरूर है कि राज्यों को इसे लागू करने में बहुत संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका सफल होना राज्यों के सहयोग पर ही निर्भर करेगा। कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर सही तरीके से उतारना बिल्कुल दूसरी। और शायद यही चुनौती हमें रक्षा क्षेत्र में भी दिख रही है, जहां हमारा हार्डवेयर तो शानदार है, लेकिन हाल की एक घटना ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, यह भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटका है। तेजस कोई मामूली लड़ाकू विमान नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और चिंता की बात यह है कि पिछले 2 सालों में यह दूसरा ऐसा हादसा है। और ये ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपने रक्षा निर्यात को लेकर बहुत उत्साहित है।
आंकड़े तो यही दिखाते हैं। 2013-14 में हमारा रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये एक असाधारण छलांग है। ऐसे में ये हादसा हमारी साख पर कितना असर डालेगा? असर तो पड़ेगा। जब आप अर्जेंटीना, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों को अपना विमान बेचने की कोशिश कर रहे हों, तो इस तरह की घटनाएं ग्राहकों के मन में संदेह पैदा करती हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेजस वाकई एक बहुत उन्नत मशीन है। इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाती है। इसमें लगा सेंसर तरंग रडार दुश्मन की मिसाइल तक का पता लगा सकता है। ये खुद को हमलों से बचाने में भी सक्षम है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है, या ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की जल्दबाजी का नतीजा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेक इन इंडिया पर इतना जोर दिया जा रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल पीछे छूट रहा है? यह सवाल रक्षा मंत्रालय के गलियारों में जरूर गूंज रहा होगा। देखिए, किसी भी एडवांस्ड एवियोनिक्स प्रोग्राम में शुरुआती दौर में ऐसी दिक्कतें आती हैं। दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमानों के साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन आपका सवाल सही है कि क्या उत्पादन बढ़ाने और निर्यात के ऑर्डर पूरे करने का दबाव क्वालिटी पर हावी हो रहा है? ये एक ऐसी चिंता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक आत्मनिर्भरता की राह में एक अहम सबक है कि गति के साथ साथ विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमने देश के हार्डवेयर की बात की, नए कानून, नए लड़ाकू विमान, लेकिन इस हार्डवेयर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, यानी हमारा समाज, हमारे युवा, वहाँ कुछ चिंताजनक वायरस नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण पंजाब से आ रहा है, जहां नशे की समस्या एक भयानक रूप ले चुकी है। ताज़ा खबरें बताती हैं कि वहां नशा मुक्ति केंद्र ही एक नए तरह के नशे के अड्डे बन गए हैं। यह उस स्थिति की तरह है जहां बाढ़ ही खेत को खाने लगे। ये हो कैसे रहा है? मतलब जो जगह इलाज के लिए बनी है, वो खुद बीमारी कैसे बन सकती है? यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। स्रोत बताते हैं कि जिन युवाओं को हेरोइन या दूसरे नशों की लत छुड़ाने के लिए लाया जाता है, उन्हें इलाज के तौर पर कुछ गोलियां दी जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें उन्हीं गोलियों की लत लगा दी जाती है। पहले ये मुफ्त में दी जाती हैं, और जब युवा पूरी तरह आदी हो जाते हैं तो वही दवाइयां उन्हें बाहर ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेची जाती हैं। ये तो एक सोचा समझा जाल है। मतलब जो युवा उस दलदल से बाहर निकलना चाहता है, उसे एक नए कानूनी दलदल में धकेल दिया जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस गोरख धंधे में दवा विक्रेताओं से लेकर सिस्टम के कुछ लोग भी शामिल बताए जाते हैं। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई लाइन काटना काफी नहीं है, हमें उस सिस्टम पर भी नजर रखनी होगी जो समाधान देने का दावा करता है। कि गलियों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक नया आधुनिक रूप अब हमारे घरों के अंदर, हमारे फोन में घुस आया है। केरल से डिजिटल लत की जो कहानियां आ रही हैं, वो भी उतनी ही डरावनी है। हाँ, और ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। जब हम डिजिटल लत कहते हैं तो ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। ये ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत है, जो युवाओं को रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर अपने जाल में फंसा रही है। डिजिटल लत, ये शब्द सुनने में ही कितना अजीब लगता है। हम सब फोन इस्तेमाल करते हैं, घंटों स्क्रीन पर रहते हैं, तो फिर लत और सामान्य इस्तेमाल में फर्क कैसे पता चलेगा? ये तो किसी को भी हो सकती है। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा कमरे में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन असल में वो किसी गेमिंग ऐप पर हजारों रुपए हार चुका होता है। और फिर उस हारे हुए पैसे को वापस जीतने के चक्कर में वो और गहरा धंसता चला जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो डिप्रेशन और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। ये तो एक दोधारी तलवार है। एक तरफ सरकार 5G से 6G की ओर बढ़कर डिजिटल इंडिया पर गर्व करती है, और ये देश की प्रगति के लिए जरूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी जागरूकता या नियंत्रण के यही टेक्नोलॉजी हमारी युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक जाल बनती जा रही है। सही कहा। आज के दौर में आप किसी को डिजिटल नशेड़ी कहकर उसका इलाज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है। ये एक नई तरह की सामाजिक चुनौती है, जिसके लिए हमें नए समाधान खोजने होंगे। स्कूलों में जागरूकता अभियानों से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग ऐप्स पर सख्त सरकारी नीतियों तक। ये तो हुई देश के अंदर की चुनौतियां, जहां सुधार और संकट साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन जब भारत दुनिया के मंच पर खड़ा होता है, तो वो अपनी कौन सी तस्वीर पेश करता है? हाल ही में ब्राजील में हुए
COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में यही देखने को मिला। और जैसा कि अक्सर ऐसे सम्मेलनों में होता है, नतीजा काफी मिला जुला रहा। सबसे बड़ी निराशा ये रही कि दुनिया के देश जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल और डीजल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर सहमत नहीं हो पाए हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की दिशा में सबसे जरूरी कदम माना जाता है। इस पूरे मामले में भारत का क्या रुख रहा? क्या हम भी उन देशों में शामिल थे जो कोई ठोस कदम उठाने से बच रहे थे? नहीं, यहाँ भारत का रुख काफी सख्त और स्पष्ट था। भारत के पर्यावरण मंत्री ने साफ कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विकसित देशों की है और उन्हें अपने नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को समय से पहले हासिल करना चाहिए। तो भारत का मूल तर्क क्या है? क्या हम बस ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है तो अब सफाई भी वही करें? ये सिर्फ जिम्मेदारी डालने की बात नहीं है, इसे जलवायु न्याय का सिद्धांत कहते हैं। तर्क ये है कि जिन देशों ने औद्योगिकरण के दौर में सदियों तक अंधाधुंध कार्बन उत्सर्जन करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उनकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। भारत का कहना है कि उन्हें न सिर्फ अपने उत्सर्जन को तेजी से कम करना चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए तकनीक और वित्तीय मदद भी देनी चाहिए। लेकिन क्या भारत सिर्फ बातें कर रहा है या खुद भी कुछ कर रहा है? क्योंकि अक्सर हम पे ये आरोप लगता है कि हम विकास की आड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं। आंकड़े इस आरोप को गलत साबित करते हैं। यहाँ भारत की स्थिति काफी मजबूत दिखती है। हमने 2005 के स्तर से अपने कार्बन उत्सर्जन में 36% से ज्यादा की कमी की है, जबकि हमारा लक्ष्य 35% का था। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% से ज्यादा हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से आता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। मतलब हम अपने वादे समय से पहले पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन्हीं उपलब्धियों के दम पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2070 के अपने नेट जीरो लक्ष्य को भी समय से पहले ही हासिल कर लेगा। तो वैश्विक मंच पर भारत सिर्फ मांगे नहीं रख रहा, बल्कि अपने कामों से एक उदाहरण भी पेश कर रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना संभव है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बहुत ही जटिल और दिलचस्प तस्वीर उभर रही है। एक भारत जो बहुत तेजी से दौड़ना चाहता है, नए श्रम सुधारों के साथ आर्थिक रेस में, आत्मनिर्भर रक्षा के साथ रणनीतिक रेस में और जलवायु परिवर्तन पर एक जिम्मेदार देश बनकर वैश्विक नेतृत्व की रेस में। लेकिन इसी रेस में उसके जूते के फीते कहीं ना कहीं खुल रहे हैं, या कह सकते हैं कि जमीन उबड़ खाबड़ है। चाहे वो तेजी से उत्पादन के दबाव में तेजस की विश्वसनीयता पर उठता सवाल हो, या फिर पंजाब में नशे का वो दुष्चक्र जो युवाओं को निगल रहा है, या केरल में डिजिटल लत का वो अंधेरा जो चुपके से हमारे घरों में फैल रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां चमक के साथ साथ कुछ गहरे धब्बे भी हैं। विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा सामाजिक ताना बाना उस रफ्तार के साथ तालमेल बिठा पा रहा है? और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। आर्थिक प्रगति और रणनीतिक ताकत किसी भी देश के लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर उस देश की युवा पीढ़ी ही भटक जाए या सामाजिक समस्याएं इतनी गहरी हो जाएं कि वे विकास की नींव को ही खोखला कर दें, तो उस प्रगति का क्या मतलब रह जाएगा? ये सब सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। जैसे जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा तेज कर रहा है, वो यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि इस रफ्तार से पैदा होने वाले सामाजिक झटकों को सहने के लिए उसके सामाजिक सुरक्षा कवच भी उसी रफ्तार से मजबूत हों?